हेलो डियर ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज पटेल एमएलटी। देखिए, आज के लेक्चर में मैं आज आपको बताने वाला हूं कंपोजिशन ऑफ ब्लड के पार्ट सेकेंड के बारे में। ठीक है, मैंने पार्ट वन में जो ब्लड था उसका कंपोजिशन, इंट्रोडक्शन और हेमेटोलॉजी का इंट्रोडक्शन बता दिया था। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उसको जाके देखिए एंड देन आप फिर इसको देखिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, उसमें मैंने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो हमारा ब्लड होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, इसी की आज हमको डिटेल बताना था। ठीक, तो जो ब्लड होता है उसमें 55% प्लाज्मा एंड 45% सेल्यूलर एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब ये 55% ये मिलता कहाँ से हमको, देखिए। जैसे मान लीजिए आप एक टेस्ट ट्यूब में आपने 5 ml ब्लड लिया। ठीक, उसके बाद आपने क्या किया, इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में सेंट्रीफ्यूज किया। आप इमेज में देख सकते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन कैसे होती है साइड में। ठीक है ना, देखिए इसमें आपने 5 ml ब्लड ले लिया। ओके, 5 ml आपने ब्लड लिया। 5 ml ब्लड को आपने क्या किया, सेंट्रीफ्यूज कर दिया। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज कर दिया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आप इस टेस्ट ट्यूब को जब सेंट्रीफ्यूज से निकालेंगे, 3000 एम्पियर आरपीएम पे सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है वो आपको बताया जाएगा। ठीक है ना, अभी आप बस इतना जान लीजिए कि कैसे आपको प्लाज्मा दिखेगा। ठीक, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आप देखेंगे कि जो हमारा ब्लड रहेगा उसमें नीचे की तरफ रेड कलर का कंपोनेंट सेटल डाउन हो जाएगा, बैठ जाएगा, और ऊपर की तरफ, ऊपर वाला जो हिस्सा रहेगा उसमें ऊपर की तरफ आपको एक स्लाइटली येलो कलर का सब्सटेंस दिखेगा जो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और बीच में आप देखेंगे कि आपको बीच में ये वाला जो हिस्सा रहेगा इसमें आपको वाइटिश कलर की, क्रीमी कलर के एक सब्सटेंस दिखेगा। ठीक है ना, अब देखिए ये जो नीचे वाला हिस्सा रहेगा इसमें रहते हैं हमारे ये सेल्यूलर एलिमेंट। ठीक है ना, सेल्यूलर एलिमेंट में कौन से, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, नीचे वाले हिस्से में रहेंगी रेड ब्लड सेल्स, और जो इसका बीच वाला पोर्शन रहता है इसको बोलते हैं बफी कोट, और इस बफी कोट में रहते हैं हमारे डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, इसमें रहेंगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, इस 1% ये रहेंगे, 45% ये आरबीसी सेल्स, एंड जो ऊपर वाला हिस्सा रहेगा इसमें रहेंगे 55% प्लाज्मा। ठीक, ये प्लाज्मा जो रहता है ये वाला हिस्सा, ठीक है, जो आपको क्लियर दिखेगा, कलरलेस दिखेगा। ठीक है ना, एकदम क्लियर रहता है। और ये जो प्लाज्मा रहता है ऊपर वाला इसका हिस्सा, ये 5 ml में जो आपने लिया था, ये वाला हिस्सा रहेगा, इसमें आपको इतने सारे कंपोनेंट दिखेंगे। जो लिक्विड फॉर्म में रहेगा इसमें बहुत सारे कंपोनेंट रहते हैं लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ओके, अब हम इसके अंदर जो जो कंपोनेंट हैं प्लाज्मा के अंदर, पहले इसको समझते हैं एंड देन उसके बाद हम जो सेल्यूलर एलिमेंट्स हैं इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। ओके, अब हम जानेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर हमारी बॉडी में ब्लड आता कहाँ से है। ठीक है, ओके, देखिए तो जो ब्लड होता है, ब्लड ये हमारी बॉडी में हमारी जो हड्डियाँ रहती हैं, बोन्स रहती हैं, उनसे बनता है। ठीक है ना, और उसके बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोपोइसिस। देखिए जो हीमोपोइसिस होता है, हीमो का मतलब क्या होता है, हीमो का मतलब मैंने आपको बताया था ब्लड। ठीक है, हीमो का मतलब क्या होता है, ब्लड। ओके, पोइसिस का मतलब बनना, निर्माण, या बोल सकते हैं बनना या निर्माण। तो जो हीमोपोइसिस प्रोसेस होती है इसमें मैंने लिखा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड देयर कंपोनेंट इज कॉल्ड हीमोपोइसिस। ब्लड बनने की जो प्रक्रिया या प्रोसेस रहती है उसे ही हम हीमोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, या जो ब्लड होता है उसके बनने की प्रोसेस को हम हीमोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये ब्लड हमारी बॉडी में आता कहाँ से है, बनने की प्रोसेस तो हो गई हीमोपोइसिस, लेकिन हमारी बॉडी में ब्लड आता कहाँ से। देखिए तो मैंने लिखा है इन एडल्ट, जो एडल्ट रहते हैं उनमें ब्लड आता है कहाँ से, बोन मैरो से, वहाँ बनता है। मैंने लिखा है हीमोपोइसिस प्रोसेस अकर्स इन द बोन मैरो। जो एडल्ट होते हैं उनमें हीमोपोइसिस की प्रोसेस बोन मैरो में होती है, मतलब उनमें ब्लड बोन मैरो से बनता है। लेकिन मैंने लिखा है इन फीटस, जो बच्चे रहते हैं, जो गर्भ में जो बच्चे रहते हैं, ठीक है ना, उनमें हीमोपोइसिस की प्रोसेस कहाँ पर होती है, लीवर एंड स्प्लीन में होती है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। ओके, अब हम जानेंगे प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, सबसे पहले प्लाज्मा क्या होता है। देखिए जो प्लाज्मा होता है ये क्लियर स्ट्रॉ येलो कलर का पोर्शन होता है ब्लड का। ठीक है, और जो इसमें मैंने लिखा है इट कंटेन वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंस। और ये जो प्लाज्मा होता है इसमें
बहुत प्रकार के मतलब कई तरह तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं और अदर सब्सटेंस भी कुछ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वाटर होता है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और भी प्रोटीन होते हैं। अदर सब्सटेंस में मैं भी आपको आगे बताऊंगा कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो जो वाटर होता है, वाटर इसमें रहता है 90 से 92% इसमें वाटर रहता है प्लाज्मा में, ठीक है। और जो प्लाज्मा प्रोटीन रहता है ये 7% रहता है, ठीक है। आगे आपको अभी बताऊँगा, ओके। 1% सॉरी ठीक है। आगे आपको अभी और इनकी डिटेल देते हैं, ओके। अब हम जानेंगे प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। देखिए जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है ये 7% होता है हमारे ब्लड में, एंड ये क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को क्रिएट्स करता है, ठीक है ना। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक अभी आपको बताते हैं। और मैंने इसमें लिखा है विच कीप्स द प्लाज्मा विद इन द सर्कुलेशन। मतलब देखिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये किसी भी लिक्विड का एक मिनिमम प्रेशर होता है जो लिक्विड को बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करता है। और ये जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं इन्हीं का यही काम होता है कि ये लिक्विड को, मतलब जो हमारा ब्लड है उसको बैक फ्लो होने नहीं देते हैं, ठीक। ऑस्मोटिक प्रेशर को क्रिएट करते हैं। फिर मैंने लिखा प्लाज्मा विस्कोसिटी इज ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन। जो प्लाज्मा का गाढ़ापन रहता है वो प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से ही रहता है। प्लाज्मा प्रोटीन 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक। हमारा हो गया देखिए एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन, ओके। जो एल्बुमिन होता है ये क्या करता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक। अभी मैंने आपको बताया प्लाज्मा प्रोटीन का काम। तो जिसमें एल्बुमिन वाला पार्ट रहता है, जो एल्बुमिन प्रोटीन रहता है, ये क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है और साथ ही साथ ब्लड पीएच को भी मेंटेन करता है। जो ब्लड का पीएच रहता है वो हमारा एल्बुमिन ही करता है मेंटेन, ठीक। देन मैंने लिखा है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या करता है, ये एंटीबॉडी की तरह एक्ट करता है। एंटीबॉडी एंटी से मतलब क्या होगा, अगेंस्ट। जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी का जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनके अगेंस्ट फाइट करना, ये ग्लोबुलिन का काम रहता है। और फाइब्रिनोजन क्या करता है, ये ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। कोगुलेशन मतलब रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। जैसे कहीं इंजरी हो गई, चोट लग गई या कहीं घाव हो गया या कट लग गया तो क्या करता है, वहाँ पर ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन रहता है वहाँ पर रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है, ठीक। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। हमारे प्लाज्मा में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, देखिए इसमें और उनका क्या काम होता है। देखिए इसमें मैंने लिखा है दीज आर वाइड वैराइटीज़ ऑफ एक्टिविटीज़। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये इनका हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग काम होता है, ठीक है ना। कई तरह की काम करते हैं। जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करवाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्सेस जो जनरेट होती है हमारी बॉडी में उनको ट्रांसमिट करने का काम भी करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। और हमारी बॉडी में जो ब्लड पीएच रहता है उसको भी मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। और एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है ना, एट्सेट्रा। एंड न्यूट्रिशन की बात करें तो मैंने लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन आर एब्जॉर्बेड फ्रॉम एलिमेंट्री किनाल। जो एलिमेंट्री किनाल होती है उसी को जीआईटी ट्रैक कहते हैं। मैंने इसके पहले कई बार बता दिया है, ठीक है ना। ये तो जो भी हम खाना खाते हैं हमारी एलिमेंट्री किनाल से एब्जॉर्ब हो जाती है वो, ठीक। एब्जॉर्ब होने के बाद मतलब पूरा जब डाइजेशन हो जाता है तब एब्जॉर्ब होती है। और जब एब्जॉर्ब होती है तो किस फॉर्म में रहती है वो, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड, ठीक। कि जो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड रहते हैं ये एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में चले जाते हैं, ठीक है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं आपको बताऊंगा कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक, और ब्लड में कैसे जाते हैं। फिर मैंने लिखा है वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड, ठीक। ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे जाते हैं किडनी तक। किस लिए, एक्सक्रिएशन के लिए। किडनी क्या करती है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं वो ब्लड के थ्रू जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी के रहते हैं वो ब्लड के थ्रू किडनी तक जाते हैं। और किडनी क्या करती है, वहाँ पर ब्लड को फिल्टर करती है। ब्लड को फिल्टर करती है तो उससे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। यूरिन के साथ साथ जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं वो भी हमारे एक्सक्रिएट आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक। गैसेस की बात किया जाए तो गैसेस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्ट अराउंड द बॉडी डिजॉल्व्ड इन द प्लाज्मा। जो गैसेस होती हैं वो हमारे ब्लड प्लाज्मा के साथ मिक्स होकर पूरी बॉडी में चारों तरफ घूमती रहती हैं, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट होती रहती हैं, ओके। इतना आपको समझ में आ गया। ये प्लाज्मा हमारा यहाँ खत्म हो गया। अब हम जानेंगे सेल्यूलर एलिमेंट जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स थे उनके बारे में, ओके। देखिए यहाँ तक हमारा प्लाज्मा के बारे में जो भी था, जो 45% था वो उसके बारे में हमने डिटेल से जान लिया कि उसके अंदर कौन कौन से कंस्टिट्यूट प्रेजेंट होते हैं। अब हम जानेंगे सेल्यूलर एलिमेंट के बारे में, ठीक है, जिसका कि हमारा 45% था, तो ओके। देखिए
ये जो सेलुलर एलिमेंट्स हैं इनमें आरबीसी जिसे हम इरेथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं, डब्ल्यूबीसी जैसे हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं, और प्लेटलेट्स जिसे और हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। हम इनकी डिटेल देखेंगे, ठीक है, ये क्या होते हैं और इनका क्या काम रहता है और इनका कितना नॉर्मल बॉडी में हमारे प्रेजेंट रहता है परसेंटेज के बारे में। ओके, देखिए तो जो इरेथ्रोसाइट होता है इसे और हम रेड ब्लड सेल के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में हम लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं। ओके, एंड मैंने लिखा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इरेथ्रोसाइट इज कॉल्ड इरेथ्रोपोइसिस। जो इरेथ्रोसाइट सेल्स जो हैं इनके बनने की प्रोसेस को हम इरेथ्रोपोइसिस कहते हैं, क्योंकि देखिए इरेथ्रो का मतलब हो गया वही इरेथ्रोसाइट सेल्स, और पोइसिस का मतलब बनना या फॉर्मेशन होना या निर्माण होना, मैंने आपको अभी बताया था, ठीक। एंड फिर मैंने लिखा 99% आर इरेथ्रोसाइट्स एंड 1% डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। जो हमारा ये 45% है सेलुलर एलिमेंट्स में, इसमें जो 99% रहेंगी वो हमारी आरबीसी सेल्स प्रेजेंट रहेंगी एंड 1% में हमारी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। और डायमीटर की बात करें तो जो इरेथ्रोसाइट सेल्स रहती हैं इनका 7 माइक्रोमीटर डायमीटर रहता है, ठीक। एंड लाइफ स्पेन की बात किया जाए तो जो इरेथ्रोसाइट सेल्स हैं इनका 120 डेज का लाइफ स्पेन रहता है, जीवन काल रहता है, एंड 120 दिनों के बाद 120 डेज के बाद इनकी स्प्लीन में जाकर डेथ हो जाती है और उनसे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, ठीक है ना। तो आगे आपको बताया जाएगा। वैसे देखिए अभी कुछ आप जान लीजिए, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, वेस्ट जो रहता है उसका तो आधा बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है, और जो बचा हुआ पार्ट रहता है इसका जो ब्रेक डाउन होने के बाद जो निकलता है उसका यूज नई आरबीसी भी बनाने में हो जाता है, कुछ यूज नई आरबीसी बनाने में और कुछ यूज हमारे बाइल जूस बनाने में हो जाता है, बिलीरुबिन। आपको आगे बताएंगे, ठीक है, जब मैं बिलीरुबिन का या फॉर्मेशन बताऊंगा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बिलीरुबिन जब बताऊंगा। ओके, फिर मैंने लिखा है शेप की बात करें तो जो आरबीसी का शेप रहता है, आकार रहता है, वो बाइकनकेव रहता है। बाइकनकेव कैसे, देखिए एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कनकेव। कॉन्वेक्स ऐसे जो इस तरह से रहता है उसे बोलते हैं कनकेव, ठीक है। तो जो आरबीसी रहती हैं वो ऐसी अंदर से अंदर की तरफ धंसी हुई रहती हैं और आगे से ऐसी रहती हैं, ठीक। आप साइज इमेज में भी देख सकते हैं कैसी रहती हैं, ठीक है ना। डिस्क लाइक रहता है, मतलब गोल रहती हैं, और विथ नो न्यूक्लियस एंड इंट्रासेलुलर सब्सटेंस नहीं बोल सकते, ऑर्गेनेल्स बोल सकते हैं, ऑर्गेनेल्स। जो हमारा इरेथ्रोसाइट होता है इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता है और इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। जब मैं आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी में सेल वाला चैप्टर पढ़ा रहा था वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो आरबीसी सेल्स होती हैं उनमें किसी भी प्रकार का न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, जो मैच्योर आरबीसी रहते हैं, जो पूरी तरह से बन चुकी होती हैं, उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। अब हम आगे जानेंगे फंक्शन ऑफ इरेथ्रोसाइट के बारे में, ठीक है। ओके, अब हम जानेंगे आगे थोड़ा उसी के बारे में 2-3 पॉइंट, ठीक है, और उसके फंक्शन के बारे में। देखिए जो आरबीसी सेल्स होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं जिसे हम इरेथ्रोसाइट कहते हैं, ये इरेथ्रोसाइट जो होती हैं इसके अंदर मैंने लिखा है ए रेड पिगमेंट प्रेजेंट इनसाइड द इरेथ्रोसाइट विच इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन, ठीक। ड्यू टू दिस हीमोग्लोबिन द कलर ऑफ इरेथ्रोसाइट इज रेड। जो आरबीसी सेल्स होती हैं, जो इरेथ्रोसाइट सेल्स होती हैं, उनके अंदर एक पिगमेंट होता है, ठीक, रेड कलर का। ये पिगमेंट क्या करता है, ये जो पिगमेंट होता है इसी को हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। जो आरबीसी सेल्स के अंदर पिगमेंट रहता है रेड कलर का उसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और यही हीमोग्लोबिन के कारण जो आरबीसी का कलर होता है वो रेड कलर का होता है। इतना आपको समझ में आ गया। जो इरेथ्रोसाइट सेल्स रहती हैं ब्लड के अंदर, उनके अंदर इरेथ्रोसाइट सेल्स के अंदर भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। वो हीमोग्लोबिन जो रहता है रेड कलर का रहता है, जिसके कारण पूरे इरेथ्रोसाइट का कलर रेड कलर का होता है, ठीक। और फंक्शंस की बात करें, आरबीसी का क्या कार्य रहता है, तो देखिए मैंने लिखा है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इनसाइड द इरेथ्रोसाइट ट्रैप गैसेस एंड वर्क टू ट्रांसपोर्ट गैसेस। जो आरबीसी सेल्स रहती हैं, जो इरेथ्रोसाइट सेल्स रहती हैं, वो क्या करती हैं, उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन भरा रहता है वो हीमोग्लोबिन अपने साथ O2 एंड CO2 इन दोनों को बाइंड करके बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक। तो इसीलिए मैंने लिखा वर्क एज ट्रांसपोर्ट टू गैसेस, मतलब गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं इरेथ्रोसाइट। यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, इरेथ्रोसाइट या आरबीसी आप कह सकते हैं, ठीक, इरेथ्रोसाइट, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक से लिख लीजिएगा। नॉर्मल रेंज की बात करें तो नॉर्मल रेंज मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होती है, ठीक। मेल में देखें तो 4.5 से 6.5 मिलियन पर क्यूबिक mm रहती है, मतलब 1 क्यूबिक mm ब्लड में 4.5 से 6.0 मिलियन सेल्स रहती हैं, ठीक, मेल्स में। और फीमेल्स की बात करें तो 4.0 से 4.5 मिलियन पर क्यूबिक mm रहती हैं, ठीक। मतलब इतनी मिलियन, मतलब 1 क्यूबिक mm में मिलियंस ऑफ में
सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ओके, अभी तक हमने जान लिया इरेथ्रोसाइट सेल्स के बारे में। अब हम जानेंगे ल्यूकोसाइट सेल्स के बारे में, ठीक, जिसे हम वाइट ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। ठीक, मैंने लिखा है ल्यूकोसाइट, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज वाइट ब्लड सेल्स। जो ल्यूकोसाइट सेल्स रहती हैं इसे और हम वाइट ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं, या फिर बोल सकते हैं इन्हें हिंदी में हम श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक है, फिर मैंने लिखा द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स इज कॉल्ड ल्यूकोपोइसिस। देखिए यहाँ पर जो ल्यूकोपोइसिस है, यहाँ पर ल्यूको का मतलब होता है वही हमारे जो ल्यूकोसाइट सेल्स हैं, पोइसिस का मतलब मैंने लिखा है बनना। ठीक है, बनना, फॉर्मेशन होना या निर्माण होना। ठीक है, तो जो प्रोसेस होती है ल्यूकोसाइट सेल्स बनने की, इसे हम ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। ठीक, फिर मैंने लिखा है द डायमीटर ऑफ ल्यूकोसाइट्स इज 12 to 70 माइक्रोमीटर। और जो डायमीटर होता है ल्यूकोसाइट सेल्स का, जो व्यास होता है वो 12 से 17 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, लाइफ स्पेन की बात किया जाए तो जो श्वेत रक्त कोशिकाएं जो हैं वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट, इनका जो लाइफ स्पेन रहता है 12 to 20 डेज का रहता है। ठीक, एंड अगर इसके नॉर्मल रेंज की बात किया जाए, ब्लड में कितना रहता है इसका अमाउंट, देखिए तो जो नॉर्मल रेंज इसकी रहती है 4000 से 11000 सेल्स पर क्यूबिक mm। ठीक, 1 क्यूबिक mm ब्लड में 4000 से 11000 सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ल्यूकोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, फिर मैंने लिखा है न्यूक्लियस एंड सम ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन द ल्यूकोसाइट सेल्स। जो ल्यूकोसाइट सेल्स हैं उसमें कुछ न्यूक्लियस, मतलब कुछ नहीं बोला जाए, लोब्स में रहते हैं। ठीक है, आगे अभी बताऊंगा। उसमें न्यूक्लियस एंड कुछ ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। ग्रेन्यूल्स दानेदार संरचना होती है जो सेल के अंदर होती है, आगे आपको बताऊंगा। ऐसे सेल्स में दानेदार संरचना, इसे हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने लिखा है इसी न्यूक्लियस के बेस पर ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स ल्यूकोसाइट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। जो ल्यूकोसाइट सेल्स हैं ये ग्रेन्यूल्स के बेस पर 2 टाइप्स में डिवाइड की गई हैं। ठीक है, एक होता है हमारा ग्रेन्यूलोसाइट और दूसरा होता है हमारा एग्रेन्यूलोसाइट। ठीक, अब जो ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं इनको आगे फर्दर डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में, होते हैं ये न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इओसिनोफिल। और एग्रेन्यूलोसाइट की अगर बात करें तो इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पहला है मोनोसाइट और सेकेंड है हमारे लिम्फोसाइट्स। ठीक, अब आगे मैं इनकी डिटेल देता हूँ। ठीक है, ओके, अब हम जानेंगे ग्रेन्यूलोसाइट्स के बारे में। ठीक है, पहले इसके बाद एग्रेन्यूलोसाइट के बारे में जानेंगे। देखिए जो ग्रेन्यूलोसाइट में जो न्यूट्रोफिल सेल्स रहती हैं इसको मैंने लिखा है इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर। इसको और हम किस नाम से जानते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। देखिए इसका जो साइज होता है अभी आपको बताता हूँ कैसे होता है। इसमें मैंने लिखा मनी लोब्ड न्यूक्लियस, इसमें जो न्यूक्लियाई रहते हैं वो उसके लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये किस में हेल्प करता है, बैक्टीरियल फंगाई को लाइसिस करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ इसका जो नॉर्मल रेंज रहता है वो 40 से 70% होता है। ठीक है, देखिए अब इसका मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखिए ये हो गया हमारा न्यूट्रोफिल। ठीक, इस न्यूट्रोफिल में ऐसे तो इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये ग्रेनुलोसाइट सेल्स है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, 3 न्यूक्लियस, देखिए एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, 3 से 5 नॉर्मल इतने रहते ही हैं। ठीक है ना, 3 से 5 नॉर्मल न्यूक्लियाई इसमें प्रेजेंट रहते हैं, लोब प्रेजेंट रहते हैं। इओसिनोफिल की बात करते हैं इसमें 2 लोब्स रहते हैं। इसका ऐसे डायग्राम रहता है और इसमें ऐसे एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया। ठीक है, और ऐसे इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है ना, आगे डायग्राम में आप देख सकते हैं बाकी। और एसिड, इसका मैंने लिखा है एसिडोफिलिक ग्रेन्यूल्स। इसके जो ग्रेन्यूल्स रहते हैं वो एसिडोफिलिक रहते हैं। ठीक है ना, उनका जो नेचर रहता है एसिडिक नेचर रहता है। ठीक है, और इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, डाइजेस्टेड एंजाइम, ये क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको किल करने का काम करते हैं ये एंजाइम। ठीक है ना, एंड मैंने लिखा फाइट अगेंस्ट पैरासाइटिक वॉर्म। जो पैरासाइटिक वॉर्म रहते हैं उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं। ये पैरासाइटिक वॉर्म क्या होते हैं, देखिए ऐसे ये टेल लाइक स्ट्रक्चर रहता है वॉर्म का। आगे इमेज में आप देख सकते हैं साइड में कि वॉर्म क्या होते हैं। पैरासाइट्स के एक टाइप्स होते हैं। ये आपको मैं जब पैरासाइटोलॉजी पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको डिटेल से पैरासाइटोलॉजी का क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा और उसके बाद पैरासाइट्स क्या होते हैं वो उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, अभी आप उतना ज़्यादा डीप नहीं जाइए। फिर नॉर्मल रेंज की बात करें तो जो एओसिनोफिल रहता है 1 से 6% रहता है टोटल हमारे ब्लड में। ठीक, ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैं बता देता हूँ बेसोफिल के बारे में। देखिए इसके बारे में मैंने लिखा है इट हैज़ यू शेप्ड न्यूक्लियस। जो इसका न्यूक्लियस रहता है, इसके बीच में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है वो यू शेप का होता है कुछ।
ऐसे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। एंड फिर मैंने लिखा है डिफेंस योर बॉडी फ्रॉम एलर्जेंस, पैथोजेंस एंड पैरासाइट। और ये क्या करता है, एलर्जेंस, पैथोजेंस एंड जो पैरासाइट रहते हैं इनके अगेंस्ट फाइट करता है, डिफेंस करता है। पैथोजेंस मतलब जो बीमारियां कॉज करते हैं, ठीक। एलर्जेंस यही डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, ओके। फिर मैंने लिखा है नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज जो होता है बेसोफिल का हमारे ब्लड में 1% होता है और लेस भी होता है, 1% या फिर लेस, या बिल्कुल प्रेजेंट नहीं रहते हैं, ठीक है ना। फिर एग्रेनुलोसाइट का मैंने देखा, बता देता हूँ एग्रेनुलोसाइट क्या होता है। देखिए एग्रेनुलोसाइट का मतलब लिखा है मैंने विदाउट ग्रेन्यूल्स, ऐसे सेल्स जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट ही नहीं रहते हैं। तो कौन कौन से, मैंने आपको बताया था मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो पहले आपको बता देता हूँ मोनोसाइट के बारे में, फिर बताता हूँ लिम्फोसाइट के बारे में, ठीक। देखिए मोनोसाइट के बारे में मैंने लिखा हुआ है लार्जेस्ट ऑफ ऑल ल्यूकोसाइट्स 18 माइक्रोन्स। इसका जो साइज होता है ये सभी ल्यूकोसाइट से बड़ा होता है और इसका जो साइज होता है 18 माइक्रोन्स का होता है, ठीक। फिर मैंने लिखा इट हैज़ किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। इसका जो न्यूक्लियस होता है किडनी शेप का होता है, ठीक है ना। ऐसे देखिए किडनी हमारी कैसे होती है, ऐसे ही होती है ना, ऐसे ही इसका न्यूक्लियस होता है मोनोसाइट का, ठीक है। फिर मैंने लिखा इसका फंक्शन, इसका क्या काम रहता है, मैंने लिखा है इनगल्फ एंड किल मलेरिया पैरासाइट एंड फाइट एंड डिस्ट्रॉय अगेंस्ट कैंसर सेल्स। इसमें मैंने लिखा है ये क्या करता है, जो मलेरिया पैरासाइट रहते हैं उनको इनगल्फ करता है और किल भी करता है, ठीक। और साथ ही साथ जो हमारे कैंसर सेल्स रहते हैं हमारी बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, ठीक। नॉर्मल रेंज की बात की जाए तो ये 2 से 10% रहता है, ठीक है, ब्लड में। फिर मैंने लिखा लिम्फोसाइट के बारे में। लिम्फोसाइट में मैंने लिखा है स्मॉलर देन मोनोसाइट। ये जो होता है मोनोसाइट से स्मॉल होता है, जो इसका साइज होता है 10 से 70 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, 17, ठीक है ना। फिर मैंने लिखा प्रोड्यूस, इसका जो फंक्शन है क्या है, प्रोड्यूस एंटीबॉडी दैट आर यूज टू अटैक इन्वॉल्विंग बैक्टीरिया, वायरस एंड टॉक्सिन्स। ये लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है, जो भी बैक्टीरिया, वायरस ये और टॉक्सिन्स जो है ये जब अटैक करते हैं हमारी बॉडी में तो इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है ना, जो इन बैक्टीरिया वायरस पे अटैक करती है और इनको किल करने का काम करते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा प्लेटलेट्स, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ओके, अब हम जानेंगे प्लेटलेट के बारे में, ठीक है, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। देखिए मैंने इसमें लिखा है इट इज़ ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट, इसे और हम थ्रोम्बोसाइट सेल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक। फिर मैंने लिखा द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोपोइसिस। जो थ्रोम्बोसाइट रहता है इसके बनने की प्रोसेस को हम थ्रोम्बोपोइसिस कहते हैं, क्योंकि थ्रोम्बो का मतलब वही हो गया थ्रोम्बोसाइट सेल्स, पोइसिस का मतलब बनना। जहाँ भी पोइसिस आता है आप जान जाइए उस सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, या उस सेल की फॉर्मेशन की प्रोसेस को ही हम पोइसिस बोलते हैं, ठीक। फिर मैंने लिखा है इट इज़ स्मॉलेस्ट सेल इन द ब्लड। और ये जो प्लेटलेट्स होती है ये हमारी ब्लड की सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स होती है, ठीक है, बॉडी की नहीं होती है, क्योंकि बॉडी की जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है वो स्पर्म होती है, जो मैं आपको जब सेल वाला चैप्टर पढ़ा था जब मैंने आपको बताया था, ठीक। ये ब्लड की सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स होती है, ठीक, कन्फ्यूज नहीं होना। फिर मैंने लिखा द डायमीटर ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स इज 2 to 4 माइक्रोमीटर। और ये जो थ्रोम्बोसाइट सेल्स है, जो प्लेटलेट सेल्स है, इसका डायमीटर कितना रहता है 2 to 4 माइक्रोमीटर, ओके। फिर मैंने क्या लिखा है द लाइफ स्पेन ऑफ द थ्रोम्बोसाइट इज 8 to 11 डेज। जो जीवन काल रहता है थ्रोम्बोसाइट का वो 8 से 11 दिन का रहता है, ठीक। फिर मैंने लिखा प्लेटलेट आर नॉन न्यूक्लिएटेड एंड नॉन पिगमेंटेड सेल। देखिए जो हमारी जो इरेथ्रोसाइट सेल्स है, आरबीसी सेल्स है, वो सिर्फ नॉन न्यूक्लिएटेड है, उसमें न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन वो पिगमेंटेड है क्योंकि उसमें रेड कलर का पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन है, जिसके कारण आरबीसी का कलर लाल है। लेकिन जो प्लेटलेट होती है इसमें पिगमेंट भी नहीं प्रेजेंट होता है, कलर भी प्रेजेंट नहीं होता है, ये कलरलेस होती है। एक तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, साथ ही साथ ये नॉन पिगमेंटेड भी होती है, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना। फिर मैंने लिखा फंक्शंस के बारे में प्लेटलेट की, फंक्शन क्या होता है, तो देखिए इसका फंक्शन मैंने लिखा एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग ऑफ डैमेज्ड वस्कुलर्स। वस्कुलर्स क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स होती हैं तो ये कहीं भी डैमेज हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला हिस्सा डैमेज हो गया, ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लेटलेट सर्कुलेशन में रहेंगी तो ये स्टार शेप की रहती हैं, वो आएंगी और यहाँ पर गुच्छा बनाएंगे अपना, ठीक। आगे पूरी प्रोसेस बताऊंगा जब मैं आपको बताऊंगा तो, ठीक, जब वो वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा क्लॉटिंग वाला, क्लॉटिंग मैकेनिज्म का। अभी बस इतना जान लीजिए कि जो प्लेटलेट्स होती हैं ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। आई होप आपको आज से बहुत कुछ समझ में आ गया होगा आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में बस इतना ही, जल्द ही हम आगे के नए नए लेक्चर लेके आएंगे। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर।